Today we continue the second chapter of Organization of Commerce, that is Principles of Management. Principles of Management में अपन ने सबसे पहले उसका मीनिंग देखा था, मीनिंग के बाद में उसके फीचर्स देखे थे और आगे बढ़ते बढ़ते अपन ने उसकी डिविजनल थियरी के बारे में पढ़ा था। 6 पार्ट्स में जो डिविजनल थियरी थी, टेक्निकल एक्टिविटी, मैनेजरियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी, तो इस तरीके से अपन ने 6 पार्ट ऑफ थियरी जो डिविजनल थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव दिया गया था फ्योल ने, वहां तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब अपन इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आज ये चैप्टर अपन खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के जो है 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं और इन 14 प्रिंसिपल्स में से कोई भी 2 या 3 प्रिंसिपल हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कोई एक प्रिंसिपल जो है 1 सेंटेंस में आ जाता है, कोई 3 मार्क में आता है, कोई 2 मार्क में आता है। मतलब इस पूरे चैप्टर में से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल के दिए हुए हैं 14 के 14 प्रिंसिपल्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और वो बहुत अच्छे से हमको याद रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने हर एक प्रिंसिपल का जो मेन हेड पॉइंट है वो और उस प्रिंसिपल का मेन कंसेप्ट क्या है, कौन से पॉइंट को खास आप लोगों को याद रखना है दिमाग में जिससे आपको ये प्रिंसिपल अच्छे से याद हो जाए, वो पॉइंट मैंने इसके अंदर लिखे हैं। ये ही आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करके रखना है। लेकिन जब आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ोगे तो आपको पूरा डिटेल में स्टडी करना है अच्छे से, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे जो है जरूर पूछिए। लेकिन जब हम बोर्ड एग्जाम के दिनों में एक दिन पहले जब रिवीजन करेंगे तो रिवीजन के टाइम हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है। उसके लिए ये हेड पॉइंट और उसका मेन कंसेप्ट नोटबुक में जो हम लिख रहे हैं अभी, ये हमको बोर्ड एग्जाम के दिनों में काम आएगा। तो आपको एक्सरसाइज तो पूरी पढ़नी है, चैप्टर 1 की भी पूरी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन फेयर नोटबुक में नहीं लिखने हैं, अगर लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, पर लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें खाली मेन क्वेश्चन लिखने हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। तो टेक्स्ट बुक में से ही डायरेक्ट अपन लर्न कर लेंगे। तो नोटबुक में क्या लिखना है, नोटबुक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, वो अपन फेयर नोटबुक में लिख के रखेंगे। तो चैप्टर 2 की भी एक्सरसाइज आपको पूरी की पूरी याद करनी है, पूरी की पूरी लर्न करनी है, लेकिन वो भी जो है टेक्स्ट बुक में अपन को पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, इसीलिए पूरा का पूरा नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। बट नोटबुक में कौन सा लिखेंगे, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम है वो ही अपन फेयर नोटबुक में लिखेंगे। और साथ साथ में इस चैप्टर के मैंने जितने भी हेड पॉइंट थे, उन हेड पॉइंट में जो भी मेन कंसेप्ट था, मेन पॉइंट था, वो भी सब मैंने आपको हर वीडियो के साथ में उसके इमेजेस आपको सेंड किए हैं, तो वो आपको फेयर नोटबुक में लिख के रखना है। और इन हेड पॉइंट के साथ जो पिक्चर्स मैंने डाली हुई है यहाँ पे, ये पिक्चर्स आपको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पिक्चर को ड्रॉ करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। So now start the principles of management given by Henry Fayol. अब हेनरी फ्योल ने सबसे पहला जो प्रिंसिपल दिया है वो प्रिंसिपल है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। देखो डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क मतलब जो टास्क है। अब जैसे मान लो कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने का ऑर्डर मिला है कंपनी को, वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए किसी एक वर्कर के साथ काम नहीं होगा, बहुत सारे वर्कर की जरूरत पड़ेगी। अब उसमें भी क्या होगा, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 1000 के लिए हमने सपोज 100 वर्कर रखे हैं, तो 100 वर्कर में से हम क्या करेंगे, 10 वर्कर्स को हम क्या काम देंगे, वो लोग रॉ मटेरियल लेके आएंगे और रॉ मटेरियल को चेक करेंगे, साफ करेंगे। बाकी के जो 10 वर्कर्स होंगे उसको हम क्या काम देंगे कि भाई तुम रॉ मटेरियल को जो है लेके आओ और मशीन में इनपुट करो। बाकी के जो 10 वर्कर होंगे उन वर्कर को अपन बोलेंगे कि जो मशीन में रॉ मटेरियल हमने इनपुट किया है इसका प्रोसेसिंग चेक करना है। अगर कहीं मशीन अटक जाता है, मशीन रुक जाता है, या मान लो रॉ मटेरियल अंदर कहीं फंस गया है, मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मशीनरीज को ऑपरेट करने का काम करेंगे 10 वर्कर्स। अब मशीनरीज में ऑपरेट हो रहा है, इनपुट प्रोसेसिंग चालू है, तो प्रोसेसिंग कितना पहुंच गया, कहां तक पहुंच गया, उसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी, हमको पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो बाकी के 2-4 वर्कर को हम रखेंगे रिपोर्टिंग के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। फिर जैसे प्रोसेसिंग से खत्म होगा तो लैब टेस्टिंग में जाएगा, तो कुछ वर्कर्स को हम रखेंगे लैब के लिए कि भाई लैब में उस क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी चेक की जाएगी।
जब वो लैब से पास हो जाएगा प्रोडक्ट, तो फिर उसको पैकिंग के लिए पैकिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। तो कुछ वर्कर्स को हम जो है पैकिंग डिपार्टमेंट में रखेंगे कि जो भी गुड्स तुम्हारे पास आ रहा है उसको अच्छे से तुम लोग पैक करते जाओ, और पैकिंग के बाद वो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में। वहां पे वो बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक होगा और वहां से उसको जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट मीन है कंटेनर्स के अंदर उसको लोड किया जाएगा। तो देखो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक बहुत सारा प्रोसेस हुआ, बहुत सारा काम हुआ। अगर ये पूरा काम किसी एक ही वर्कर को दे दिया जाए तो बेचारा पागल हो जाएगा, उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा आ जाएगा और हो सकता है इसकी वजह से एक्सीडेंट चांसेस भी हो जाए, और साथ साथ में वर्क लेवल जो वर्क क्वालिटी हमको चाहिए वो क्वालिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। साथ साथ में प्रोडक्शन भी टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीजों को बचने के लिए और काम अच्छी तरह से पूरा हो, टाइम पे पूरा हो, अच्छे से अच्छी क्वालिटी में पूरा हो, उसके लिए फेयोल ने फर्स्ट प्रिंसिपल दिया है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इसको डिवीजन ऑफ लेबर भी बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जितना भी काम है उस काम को अलग अलग ग्रुप ऑफ वर्कर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे पिक्चर में दिया हुआ है, सबसे पहले पूरा काम जो है इस रेड पर्सन ने लिया हुआ है। ये जो रेड पर्सन है, इस रेड पर्सन को हम बोल सकते हैं टॉप अथॉरिटी। टॉप अथॉरिटी ने पूरा ऑर्डर ले लिया। टॉप अथॉरिटी क्या करेगा, यहाँ से काम बांटेगा 3 डिपार्टमेंट में। ये जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फिर यहाँ पे जो है पैकिंग डिपार्टमेंट आ गया, और थर्ड नंबर पे हमारा मार्केटिंग और सेलिंग डिपार्टमेंट आ गया। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसने मैनेजर के पास से काम ले लिया, ऑर्डर ले लिया, और अपने जो 3 वर्कर है उन 3 वर्कर के अंदर इसने प्रोडक्शन का काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे जो दूसरा जो डिपार्टमेंट है अपना पैकिंग डिपार्टमेंट, इसने भी अपने 3 वर्कर को समझा दिया कि प्रोडक्शन होके जैसे ही प्रोडक्ट आता जाएगा तो जो है उसको एक जना काउंट करता जाएगा, एक जना बॉक्स खोल के रखेगा, उसमें इनपुट करते जाएंगे, और तीसरा पर्सन क्या करेगा, उस बॉक्स को पैक करता जाएगा। ऐसे 3 वर्कर में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और लास्ट में जो मार्केटिंग और सेलिंग डिपार्टमेंट है, ये लोग क्या करेंगे, मार्केट का रिसर्च करते जाएंगे, कस्टमर के ओपिनियन लेते जाएंगे, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हमारे डीलर्स तक पहुंचाते जाएंगे। तो देखो काम पूरा ऑर्डर लिया था इस एक रेड पर्सन ने, रेड पर्सन मतलब टॉप अथॉरिटीज ने काम लिया था, लेकिन इन्होंने इस काम को क्या किया, अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क कभी भी किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, साइंटिफिकली किया जाएगा। साइंटिफिकली मतलब जो वर्कर जिस काम के लायक है, जिस काम के कैपेबल है, उसको वो ही काम दिया जाएगा, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट और नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी डन एट मैनेजरियल एंड फैक्ट्री लेवल टू गेट special benefit of specialization. It is necessary to increase efficiency of employees and managers. इसमें स्पेशल बेनिफिट मिलता है, कैसे, जिनको मशीन का नॉलेज है उसको प्रोडक्शन का काम देंगे, जिसको अकाउंट का नॉलेज होगा उसको हिसाब किताब का रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम देंगे। तो इससे क्या होगा, हमको हर एक पर्सन के स्पेशल नॉलेज का बेनिफिट मिलता जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब अपना सेकेंड प्रिंसिपल आता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पोजीशन एंड पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर उस पोजीशन और पावर का ठीक से यूज नहीं हुआ, करेक्ट वे में यूज नहीं हुआ, और जो गिवन टास्क है वो गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ, तो सुपीरियर अथॉरिटी के पास इसका आंसर देना पड़ेगा, उसको अपन बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो authority without responsibility and responsibility without authority are incomplete. दोनों ही कंपलसरी है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। when a person is given responsibility for some job, अगर किसी पर्सन को अपन ने बोला है, अपना मान लो अकाउंट डिपार्टमेंट का एक अकाउंट मैनेजर है, अकाउंट मैनेजर को हमने काम दे दिया कि भाई 1 महीने का तुमको अकाउंट मेंटेन करने का है, पूरे कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट है सबका अकाउंट तुमको मेंटेन करना है। अब वो अकेला बेचारा सारे डिपार्टमेंट का तो मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक अकाउंटेंट को रखेगा, परचेसिंग डिपार्टमेंट में रखेगा, पैकिंग डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट, सब जगह पे अलग अलग अकाउंटेंट उसकी जॉब करेंगे। तो उस अकाउंटेंट ने ये क्या किया, सबसे पहले उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं सारे डिपार्टमेंट का अकाउंट्स मेंटेन करूंगा, और फिर उसने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने अलग अलग अपने अंडर में उसने अलग अलग अकाउंटेंट अपॉइंट किए। तो ये जो उसने अपॉइंट किए इसका उसको पोजीशन मिला, पावर मिला। अगर उसको पावर और पोजीशन नहीं मिला होता तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कभी कंप्लीट नहीं कर पाता।
इसीलिए बोलते हैं कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना अधूरी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के बिना इनकम्प्लीट है. So when a person given responsibility for some job, at same time authority is necessary. Knowledge, experience, qualification, maturity, etc. are considered at a time of giving authority and responsibility. तो देखो दोनों क्या होना चाहिए, ये अथॉरिटी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों जो है बैलेंस में होनी चाहिए. अगर अथॉरिटी ज्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो अथॉरिटी का मिसयूज होगा. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है अथॉरिटी कम है पावर कम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगी. इसीलिए दोनों क्या होने चाहिए, दोनों बैलेंस होने चाहिए. अब अपना थर्ड प्रिंसिपल आता है इसके बाद डिसिप्लिन. डिसिप्लिन तो आप लोग जानते ही हो, डिसिप्लिन से क्या होता है, रेगुलरिटी आती है, पंक्चुअलिटी आती है, और डिसिप्लिन से हम जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं हमारे गोल अचीव करने के लिए, वो एटमॉस्फेयर इजीली क्रिएट हो जाता है. अब डिसिप्लिन मैनेजमेंट में क्यों जरूरी है? अब देखो मैनेजर एक होता है लेकिन काम करने वाले 100 वर्कर होते हैं. अगर डिसिप्लिन नहीं है तो हर कोई वर्कर अपनी मर्जी से कंपनी में आएगा, जब इच्छा होगी जब काम छोड़ के चला जाएगा, और डांट कौन खाएगा, मैनेजर डांट खाएगा कि काम क्यों नहीं हुआ. तो इसीलिए यूनिट में डिसिप्लिन का होना जरूरी है. जहां प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है, आप लोगों ने अगर देखा हो कोई कंपनी पाइप प्लांट जहां होते हैं, लोहा पिघलता है, मेटल पिघलता है और उससे अलग अलग टाइप के जो है मशीनरीज और इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, तो वहां पे बहुत रिस्की काम होता है. वहां एक्सीडेंट के ऊपर किसी भी वर्कर का एक्सीडेंट हो सकता है मशीनरीज से. तो वहां पे उनको सेफ्टी यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, हेलमेट दिए जाते हैं, सेफ्टी शूज दिए जाते हैं, और ये एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है कि कंपलसरी हर एक वर्कर को हेलमेट पहनना है, हर एक वर्कर को जो है अपने सेफ्टी शूज जो है पहनने हैं. जैसे कोल माइंस होते हैं, कोल माइंस में जो वर्कर काम करते हैं उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा रिस्क होता है, खतरा होता है, तो उनको जो है सेफ्टी यूनिफॉर्म, हेलमेट, शूज जो है दिए जाते हैं. अगर उसमें कोई वर्कर अपनी मन मर्जी से कोई भी कपड़े पहन के जाए, कोई भी शूज पहन के जाए, तो उस वर्कर की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है. और कई बार ऐसी लापरवाहियों की वजह से वर्कर्स का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं. तो ये सारे एक्सीडेंट ना हो और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, इसीलिए यूनिट में क्या होना चाहिए, बिजनेस यूनिट में, मैनेजमेंट में डिसिप्लिन होना चाहिए. So principle of discipline creates certain kind of harmonious environment. Harmonious मतलब groupism, team feeling. Industrial discipline established by certain kind of rules and code of conduct. कुछ इसमें rules होते हैं, कुछ code of conduct होते हैं कि भाई जैसे स्मोकिंग नहीं करनी है यूनिट में, जहां पे हम लोग केमिकल का काम कर रहे हैं, जिन फैक्ट्रीज में केमिकल का काम होता है तो स्मोकिंग नहीं करनी है तो नहीं करनी है, क्योंकि वहां पे आग लगने का खतरा होता है. So when employees are more, then control become easy through the discipline. अगर बहुत सारे एम्प्लॉइज हमारे पास हैं और डिसिप्लिन नहीं है तो हम उन एम्प्लॉइज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मेंटेन है तो एम्प्लॉइज को कंट्रोल करना इजी हो जाता है. तो इसमें हमको याद रखना है डूज एंड डोंट्स, क्या काम यूनिट में करना है और क्या काम नहीं करना है. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन के बाद आता है अपना यूनिटी ऑफ कमांड. देखो कमांड का मतलब होता है ऑर्डर, यूनिटी का मतलब होता है वन. एक पर्सन ऑर्डर देने वाला होना चाहिए. एक पर्सन जब ऑर्डर देने वाला होता है तो उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. इससे क्या होता है, वर्कर के माइंड में एक बात जो है सेट हो जाती है कि हमको इस पर्सन के पास से ऑर्डर लेना है, इसी की बात माननी है और अपना काम पूरा करके इसी पर्सन को सबमिट करना है. अगर एक से ज्यादा लोग एक साथ ऑर्डर देना शुरू करेंगे तो वर्कर बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा. जैसे परचेज वाले मैनेजर ने आके भी ऑर्डर दे दिया, प्रोडक्शन वाले मैनेजर ने आके भी कोई दूसरा ऑर्डर दे दिया, सेल्स मैनेजर ने आके कोई तीसरा ऑर्डर दे दिया, तो वर्कर बेचारा सोचेगा कि पहले कौन से मैनेजर का काम करूं, और इस सोचने के चक्कर में बेचारा एक भी काम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा. और साथ साथ में कोई कोई जो चालाक वर्कर होंगे वो तो इसका मिसयूज भी कर लेंगे. परचेज मैनेजर को बोलेंगे सेल्स मैनेजर का ऑर्डर पूरा कर रहे थे, सेल्स वाले को बोल देंगे हम परचेज वाले का काम पूरा कर रहे थे, और काम एक का भी पूरा नहीं करेंगे. तो इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो उसके लिए यूज किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से याद रखना. यूनिटी मतलब वन, कमांड मतलब ऑर्डर. ऑर्डर देने वाला एक ही सुपीरियर होना चाहिए. So employees cannot follow orders from more than one superior. Hence this principle shows that employees should get order from only one superior. Due to this principle, confusion never arises amongst employees in regards to order, and if more than one order are given, that create confusion and discipline cannot be
मेंटेन। अगर एक से ज्यादा लोग ऑर्डर देंगे तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, साथ साथ में कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। देखो यहाँ पे ये एक पर्सन ऑर्डर दे रहा है, तो इन तीनों के दिमाग में एक ही बात है कि हमको इसी एक पर्सन का इशारा मानना है, इसी का एक ऑर्डर हमको मानना है, तो इसको अपन बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। फिर अपना आता है नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है रास्ता दिखाना, गाइडेंस देना, टू शो द वे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड गाइडेंस शुड बी गिवन बाय सुपीरियर। गाइडेंस कौन देगा? जो हमारा सुपीरियर होगा वो ही गाइडेंस देगा। देखो यहाँ पे ये पीछे सब छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं और आगे जो है इन सबका जो लीडर है, ये लीडर इनको हाथ पकड़ के सीधा सीधा अपने रास्ते पे ले जा रहा है। तो जो लीडर होगा वो डायरेक्शन देगा, गाइडेंस देगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये लोग साइकिल से ऊपर जा रहे हैं। ये जो फ्लैग है ये इनका टारगेट है। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ये सब जने अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। देखो सब लोग जो है साइकिल में जो है अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, लेकिन रास्ता कौन बता रहा है? जो सबसे आगे बैठा है ये डायरेक्शन दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है। तो एक पर्सन होना चाहिए गाइडेंस देने वाला। एक से ज्यादा लोग भी गाइडेंस देंगे तो भी कंफ्यूजन होगा कि यार इसकी भी बात सही है, इसकी भी बात सही है, तो कौन सी बात माने। तो डायरेक्शन कौन देगा? सुपीरियर देगा, ऑथोराइज पर्सन देगा। और कितने पर्सन होने चाहिए? एक ही पर्सन होना चाहिए। तो डायरेक्शन एंड गाइडेंस शुड गिवन बाय सुपीरियर। देयर शुड ओनली वन सुपीरियर employees group and this group should be doing job for only one purpose। एक टारगेट को अचीव करने के लिए एक ग्रुप होगा, एक लीडर होगा, एक मैनेजर होगा, वो पूरी गाइडेंस देगा, लीडरशिप निभाएगा और पूरे ग्रुप को अपने साथ लेके चलेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बाद अब अपन आते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सबऑर्डिनेट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब सबऑर्डिनेट कौन होता है? सबऑर्डिनेट मतलब हमारे नीचे काम करने वाला। जैसे मैनेजर के अंडर में होते हैं क्लर्क, तो क्लर्क हुए सबऑर्डिनेट और मैनेजर हुआ सुपीरियर। तो इसको सबऑर्डिनेट से लेके हमको कहाँ जाने का है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट तक हमको जाने का है। तो हमको क्या बताया है इस प्रिंसिपल में? दिस प्रिंसिपल शोज दैट इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉय ग्रुप should be considered as subsidiary। मतलब एम्प्लॉइज का जो इंटरेस्ट है, एम्प्लॉइज किस चीज को फेवर करते हैं उसको भी ध्यान रखना है, कंसीडर करना है। लेकिन कब कंसीडर करना है? सब्सिडियरी मतलब सेकेंडरी, सेकेंड स्टेप पे उसको कंसीडर करना है। फर्स्ट पे क्या कंसीडर करेंगे? फर्स्ट पे हम लोग जनरल इंटरेस्ट कंसीडर करेंगे। जनरल इंटरेस्ट का मतलब पूरे फैक्ट्री के लिए क्या फेवरेबल होगा, पूरे बिजनेस यूनिट के लिए क्या फेवरेबल होगा, उसको अपन बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट। और एक एक एम्प्लॉय के लिए क्या फेवरेबल होगा उसको बोला जाता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो हमको एक एक एम्प्लॉय का भी ध्यान रखना है, इंडिविजुअल का भी ध्यान रखना है, साथ साथ में पूरा जो ग्रुप है उस पूरे ग्रुप का भी हमको ध्यान रखना है। So this principle shows that interest of individual or employee group should be considered as subsidiary against the interest of whole unit। So this means that common interest should be prominent instead of individual interest। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक पर्सन के इंटरेस्ट के प्लेस पे हमको ज्यादा किसको फोकस करना चाहिए? कॉमन इंटरेस्ट को फोकस करना चाहिए। कॉमन इंटरेस्ट मतलब पूरे फैक्ट्री का जो इंटरेस्ट है, जो फेवरेबल पॉइंट है, उसको फोकस करना चाहिए। बाकी के टॉपिक्स अपन सेकेंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।